लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैरकानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा परिष्कृत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए यह बताना आसान हो जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसे सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशंस में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कोई प्रॉपर्टीज तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। नगद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टी खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा कीमती हो गई थी, और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ भी बिजनेस करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जो कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है। यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूँ वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूं उनमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूं। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट है इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहे तो काम कर सकते हैं या चाहे तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूं क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है।
रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर है। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यह कैसे किया जा सकता है अभी तक। महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सके और उन्हें पहचान सके। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है, परंतु यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों के सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान है, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूं कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की जरूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉटों को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसे अपने मूल निवेश से 3 गुना रकम मिली।
उसने 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। यह बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, परंतु यह न्यूनतम वेतन